बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे तो ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून भी देना है। 62 साल के माधव जी ने अपने बड़े बेटे से फ़ोन पर कहा, पापा, मैं बहुत व्यस्त हूँ। आजकल मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसलिए हाथ भी तंग चल रहा है। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूँगा। उनके बड़े इंजीनियर बेटे ने जवाब दिया। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फ़ोन किया तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपने ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूँगा। ये अलग बात है कि उसने कभी पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने मायूसी से फ़ोन रख दिया। अब उस नालायक को फ़ोन करके क्या फ़ायदा? जब ये दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे तो वो नालायक क्या कर लेगा? उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुंचे और कुर्सी पर ढेर हो गए। पुरानी बातें याद आने लगी। माधव राय जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा इंजीनियर और मंझला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी और अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था, मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। इसी बात पर मास्टर साहब उससे बहुत नाराज़ रहते थे। उन्होंने उसका नाम ही नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था। इसलिए माधव जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब माधव जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर, थोड़ी ज़मीन और गांव में थोड़ी सी ज़मीन थी। घर का खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। माधव जी को जब लगा कि छोटा सुधरने वाला नहीं, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की ज़मीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। माधव जी सबसे अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की बड़ाई किया करते। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे और डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था। पापा पापा सुनकर तंद्रा टूटी तो देखा सामने वही नालायक खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा, आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया? पर मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखे हैं। खबर मिलते ही भागा आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया। माँ का ऑपरेशन कराया और अपना खून दिया। दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता कि एक दिन वह गायब हो गया। वे उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे थे कि तीसरे दिन वह वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम भली चंगी हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। माधव जी के पूछने पर बता दिया कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे हैं। घर में नौकरानी थी ही। वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही उनके मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला देखकर चौंके। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, ये खेत तो अब मेरे हैं।
तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस ये झोपड़ी उसके पास रह गई है। ये रही उसकी चाबी, उस आदमी ने कहा। वह झोपड़ी में दाखिल हुए तो बरबस उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोल कर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 9 लाख का बिल। उनको मुंह चिढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकी, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी निकला। अचानक उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वे जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया नालायक? अपने पापा को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी बहे जा रहे थे और माधव जी को इंतज़ार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। सचमुच बहुत नालायक था वो। अब दूसरी कहानी, काढ़ा, दवा, पुड़िया या प्रार्थना। आज कैसी तबीयत है? माँ ने रोज़ की तरह सुबह उठते ही मेरा हाल चाल जानने के लिए फ़ोन लगाया। कई दिन से मेरी तबीयत खराब चल रही थी। ना बच्ची पर ध्यान दे पा रही थी और ना ही घर संभालने पर पतिदेव भी जितना सहयोग हो पा रहा था कर रहे थे। मैंने माँ से कहा, माँ, आज तो अचानक ही मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार महसूस हो रहा है। लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था मुझे। माँ के कलेजे को तसल्ली पड़ी मेरे ये शब्द सुनकर। बोली, शुक्र है माता रानी का, मेरा बताया हुआ काढ़ा आखिर असर कर ही गया। चल ठीक है, तू अपना ध्यान रख। पतिदेव ऑफिस में लाख व्यस्त रहते, लेकिन लंच के समय बाहर का खाना उन्हें मेरी याद दिला देता और वे खाने से पहले मेरा हाल चाल जानने के लिए फ़ोन करते। वे भी आज मेरी काफ़ी सुधार महसूस होने की बात सुनकर खुश होकर बोले, मैंने कहा था ना, पहले वाली दवाइयाँ सूट नहीं कर रही हैं। जब से दूसरे डॉक्टर को दिखाया है तब से सुधार हुआ है। तुम मान नहीं रही थी ना मेरी बात। पड़ोस वाली निधि भी आकर कुछ ना कुछ सहायता के लिए पूछ जाती थी। आज जब उसे फ़ोन पर बताया कि आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार हुई ही नहीं, तो वह भी चहक कर बोली, अरे यार, मुझे पता था मेरे चाचा जी के गांव के वैद्य की दी हुई पुड़ियों का असर है। चलो बहुत अच्छी बात है, तुम ठीक हो गई हो। मैं नहा धोकर अपनी छोटी सी बेटी के सिरहाने बैठी और उसे दुलारने लगी। उसने आँख खुलते ही पूछा, मम्मा आप कैसे हो? मैंने कहा, आज तो मैं एकदम ठीक हूँ मेरी गुड़िया रानी। इतने दिनों से उससे जी भर कर प्यार भी नहीं कर पा रही थी कि उसे कोई संक्रमण ना हो जाए। मेरे गले में झूलते हुए और मुझे चूमते हुए उसने बताया, मम्मा, मैं कल रात में भगवान जी के सामने बहुत देर तक बैठी रही और उनसे जिद की कि जब तक आप मेरी मम्मा को ठीक नहीं करोगे मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मैं निशब्द थी, जान गई थी कि आज अचानक तबीयत में सुधार किस वजह से था। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानियों को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।